श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा। जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। हम साहब आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का 4 से 5 लेक्चर आपको दे दिया जा चुका है। आज हम उस पर आगे की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। सॉल्यूशन में हम आपको कंसंट्रेशन टर्म पूरा कर चुके हैं। आज हम आगे वेपर प्रेशर की बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को जोरदार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब कर दीजिए और साथ में ही टेलीग्राम चैनल श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी नाम से ही है। पीडीएफ के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आज हम वेपर प्रेशर शुरू करेंगे। इससे पहले कंसंट्रेशन टर्म, चाहे वो हमारा मोलरिटी हो, नॉर्मलिटी हो या फिर मोल फ्रैक्शन हो, मोलिलिटी हो, जितने भी हमारे काम के थे हम उन सब पे बात कर चुके हैं। तो आइए साहब आज हम वेपर प्रेशर शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर के डेफिनेशन पे हम बात करने से पहले आप मेरा सुनिए, उसके बाद डेफिनेशन पे बात करेंगे वेपर प्रेशर के। तो आइएगा साहब, हम वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, जो हम लिक्विड ले रहे हैं वो वोलेटाइल नेचर में होना चाहिए या नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल वो जिसका वेपर बने तो वो तो वोलेटाइल होगा, जिनका वेपर नहीं बने वो नॉन वोलेटाइल होगा। ओबियसली हमारा टॉपिक ही चल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। हम बात ही वेपर प्रेशर की करेंगे। हम तो चाहेंगे ही जिसमें वेपर बनेगा हम उसी की बात करेंगे, इसलिए हम ऑलवेज वोलेटाइल लिक्विड ही लेंगे। वोलेटाइल लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि मुझे वेपर बनाना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, इसलिए मैं वोलेटाइल लिक्विड लूँगा। तो सुनिएगा साहब, एक कंटेनर लिए हैं, कंटेनर बंद है, बंद कंटेनर लिए हैं या बीकर लिए हैं, उसमें हम वोलेटाइल लिक्विड डाल दिए। ये वोलेटाइल लिक्विड जो है, ये वोलेटाइल लिक्विड अपने सराउंडिंग से, ये वोलेटाइल लिक्विड जो है ये अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व करेंगे और हीट को एब्जॉर्व करके ये एवेपोरेट होंगे। हमारे जो भी वोलेटाइल लिक्विड हैं वो अपने सराउंडिंग से, सुनिएगा साहब, हमारे जो भी वोलेटाइल लिक्विड हैं वो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपर बनाएंगे, एवेपोरेट होंगे। ये प्रक्रिया चलते रहेगा। कुछ समय बाद जब यह वेपर आपस बहुत सारा बन जाएंगे या थोड़े अमाउंट में वेपर बन जाएंगे तो ये वेपर में आपस में कोलिजन होगा। वेपर में आपस में कोलिजन होने के कारण इनमें कंडेंसेशन भी होगा और कंडेंसेशन के कारण ये फिर से लिक्विड भी बनेंगे। फिर सुनिएगा पूरा प्रोसेस क्या हुआ। पूरा प्रोसेस ये था कि हम एक बीकर लिए, बीकर में वोलेटाइल लिक्विड था। ये वोलेटाइल लिक्विड अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व करके एवेपोरेट होंगे, एवेपोरेट होकर के ये वेपर बनाएंगे। थोड़े अमाउंट वेपर बनने के बाद इस वेपर में आपस में कोलिजन होगा, क्योंकि ये जो वेपर बन रहे हैं ये रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। ओबियसली अगर ये रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं तो वेपर में भी आपस में कोलिजन होगा। कोलिजन के कारण ये कंडेंस होंगे और ये कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड बनाएंगे। तो सुनिएगा, एट एक कंडीशन ऐसा आएगा जब मेरा एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएगा, यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे हमारा जो वेपर बना है, उस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे हमारा जो वेपर बना है वो वेपर जितना प्रेशर इस लिक्विड पे लगाएगा, जितना प्रेशर इस लिक्विड पे लगाएगा उसे ही हम वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बोलेंगे। फिर सुनिएगा पूरा बात हम क्या बताए आपको। एक बीकर लिए, बीकर में हम वोलेटाइल लिक्विड भरे। वोलेटाइल लिक्विड इसलिए लिए क्योंकि मुझे वेपर प्रेशर ही पड़ रहे हैं, हम बात ही वेपर की करेंगे तो जिसका वेपर बनेगा हम वही लेंगे, इसलिए हम ऑलवेज वोलेटाइल लिक्विड लेंगे।
ये वोलेटाइल लिक्विड अपने सराउंडिंग में जो भी हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करके ये एवेपोरेट होके वेपर बनाएंगे। कुछ समय बाद इस वेपर में आपस में कोलिजन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वेपर जो बने हैं इसमें रैंडम मोशन हो रहे हैं, ये सभी तरफ चारों तरफ टकरा रहे हैं। तो ऑब्वियस है जो वेपर बने हैं वेपर भी टकराएंगे, इसमें कोलिजन होगा। कोलिजन होने के कारण इनमें कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के कारण लिक्विड भी बनेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर जो वेपर हमारे पास बने हैं, इक्विलिब्रियम पे जो वेपर हमारे पास बने हैं वो वेपर इस लिक्विड पे जितना भी प्रेशर लगाएंगे उसे हम वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बोलेंगे। सुनिएगा साहब, हम वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड की बात कर रहे हैं। ये तो एक आपको हम जनरल व्यू में बताए, अब हम इसकी डिटेल बात करना शुरू करते हैं। सुनिए, एक बीकर लिए, बीकर में हम वोलेटाइल लिक्विड भरे। वोलेटाइल लिक्विड क्यों लिए ये आपको बता चुके हैं, क्योंकि मुझे वेपर की बात करनी है और टॉपिक ही हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वोलेटाइल ले रहे हैं, जिसका वेपर बने हम उसी की बात करेंगे। तो ये लिक्विड अपने सराउंडिंग में, ये लिक्विड अपने सराउंडिंग में जो हीट रहेंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड के जो ऊपर वाले लेयर हैं, ये लिक्विड के जो ऊपर वाले लेयर हैं ये लेयर एवेपोरेट होंगे, एवेपोरेट होकर के वेपर बनाएंगे। जब ये वेपर बन जाएगा तो ऑब्वियस है ये वेपर है, इसमें रैंडम मोशन होगा। ये बीकर में सभी तरफ फोर्स भी लगाएंगे, सभी तरफ प्रेशर भी लगाएंगे। ऑब्वियस है कि ये वेपर आपस में टकराएंगे। जब ये वेपर आपस में टकराएंगे तो इसमें कोलिजन होगा और कोलिजन के कारण इसमें कंडेंसेशन होगा और ये वेपर से फिर लिक्विड भी बनेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम की बात होगी। जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, उस समय जो हमारे पास वेपर बने हैं वो वेपर इस लिक्विड पे जितना प्रेशर लगाएंगे वही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा। अब सुनिएगा साहब, हम यह टर्म बोले हैं एवेपोरेशन, न कि बॉइलिंग पॉइंट। हम टर्म बोले हैं यहाँ पे एवेपोरेशन न कि बॉइलिंग पॉइंट। तो सुनिएगा एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या होता है। एवेपोरेशन वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट से कम वाला टेम्परेचर है ये। अगर हम वाटर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एवेपोरेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। एवेपोरेशन पे हम बोले कि जो सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल है वो एवेपोरेट हो रहे हैं, अंदर वाले नहीं, जो सरफेस वाले हैं वो हो रहे हैं। तो आइए हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, एवेपोरेशन में क्या अंतर है और बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर है। तो आइएगा साहब, हम दोनों में देखना चाहते हैं डिफरेंस की बॉइलिंग में क्या अंतर है और एवेपोरेशन में क्या अंतर है। तो सुनिएगा, बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग जो भी होगा एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होगा। जैसे वाटर की बात करें तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। बॉइलिंग जो भी होगा वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होगा। वाटर की बात करें तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो। सुनिएगा, बॉइलिंग में दूसरा कंडीशन, बॉइलिंग में अकर विद इन लिक्विड। आपको हम बोले जो एवेपोरेशन हो रहा है वो सरफेस से हो रहा है, न कि लिक्विड के अंदर से हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग लिक्विड के अंदर होगा। बॉइलिंग में आप देखे होंगे कि बबल का अपीयरेंस होता है, बबल बनता है। जब पानी बॉईल करते हैं तो उसमें बबल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो एवेपोरेशन होता है उसमें कोई बबल फॉर्म नहीं होता है, कोई बबल नहीं बनता है। एवेपोरेशन जो है वो अकर एट एनी टेम्परेचर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम वाले टेम्परेचर पे होगा। तो आप साहब डिफरेंस देख रहे हैं बॉइलिंग में और एवेपोरेशन में। तो बॉइलिंग क्या है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होगा।
जैसे वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लिक्विड के अंदर होगा, इसमें बबल अपीयरेंस होगा। लेकिन एवेपोरेशन की बात करेंगे तो ये कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम वाले टेम्परेचर पे होगा। ये सरफेस पे होता है ना कि सरफेस के अंदर होता है, इसमें बबल नहीं बनते हैं साहब। हमारे जो एवेपोरेशन है ये डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। हमारे जो एवेपोरेशन हैं ये डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। इनऑर्गेनिक में आप पढ़े हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के, एक तो वंडरवाल फोर्स की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। हमारे जो एवेपोरेशन हैं वो डिपेंड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, और आप इनऑर्गेनिक में पढ़े हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह या तो वो वंडरवाल फोर्स होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। आइए अभी जो पढ़े हैं उसको एक ग्राफ से समझना चाहते हैं, ग्राफ में उसका व्यू कैसा होता है। अब हम बात करेंगे ग्राफ की, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड को हम ग्राफ से समझना चाहेंगे। ग्राफ जो साहब हम बना रहे हैं ये ग्राफ रेट और टाइम वर्सेस बना रहे हैं। ये ग्राफ रेट और टाइम के बीच का ग्राफ है। ग्राफ जो हम ड्रॉ किए हैं ये ग्राफ रेट और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो सुनिएगा, हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, और ड्यूरिंग एवेपोरेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज नहीं होता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। इसलिए आप यहाँ देख रहे होंगे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन का ग्राफ है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। ये क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारा जो एवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, और ड्यूरिंग एवेपोरेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है। दूसरा, रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करते हैं तो सुनिए, रेट ऑफ कंडेंसेशन जब स्टार्टिंग हुआ था, जब वेपर बनना शुरू ही हुए थे, जब इनिशियल फेज था, तो उस समय काहे का रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस समय तो कोई कंडेंसेशन ही नहीं हो रहा था। तो इनिशियल टाइम में रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 था। जैसे जैसे एवेपोरेशन बढ़ते गया, जैसे जैसे वेपर बनते गए, वेपर का अमाउंट बनते गया, वेपर का अमाउंट जब यहाँ बढ़ते गया तो उसमें कॉलिजन शुरू हुआ, कॉलिजन बढ़ते गया और रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो बढ़ते चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि कॉलिजन फिक्स हो गया, यानी कि जितना एवेपोरेट हो रहे हैं और कोलाइड होकर के जितना कंडेंस हो रहे हैं, यानी कि जितना भी कॉलिजन था, रेट ऑफ कंडेंसेशन जो था वो कांस्टेंट आ गया, यानी कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो गए। यानी कि बातें अब हम इक्विलिब्रियम पे करेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया, इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो गए। जब इक्विलिब्रियम का पोजीशन आ गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो गए। ये वो टाइम आ गया कि साहब जितना एवेपोरेट होकर के वेपर बन रहे हैं उसमें कॉलिजन जो हो रहा है, कॉलिजन के बाद जो कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि रेट जो हमारे एवेपोरेशन का है और रेट जो हमारे कंडेंसेशन का है वो आपस में बराबर हो गए। इसलिए इक्विलिब्रियम आने के बाद साहब चाहे वो रेट ऑफ एवेपोरेशन हो चाहे रेट ऑफ कंडेंसेशन हो, दोनों बराबर हो गए। हम इसको दोनों व्यू से देख लिए हैं, एग्जाम्पल के व्यू से भी देखे और ग्राफिकल व्यू से भी देखे हैं। आइए हम इस पे आगे बात करना शुरू करते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि आप समझ गए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कुछ नहीं किए, एक बीकर लिए, बीकर में वोलेटाइल लिक्विड भरे। वोलेटाइल क्यों भरे ये आप जानते ही हैं। अपने सराउंडिंग से साहब जो हमारे सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल हैं या लिक्विड हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके एवेपोरेट होकर वेपर बना रहे हैं। कुछ वेपर बनने के बाद उसमें कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन होने के बाद उसमें कंडेंसेशन शुरू हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस समय हमारे जो वेपर बने हैं वो वेपर जो लिक्विड पे प्रेशर लगाएगा वही है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड।
दूसरा बात, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इसलिए एक टेम्परेचर फिक्स होता है इक्विलिब्रियम पे। केमिकल इक्विलिब्रियम में इस पे डिटेल पे पढ़ते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है और कैसे नहीं करता है। इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दिए तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। और हम बात ही इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। हम बात इक्विलिब्रियम पे क्यों कर रहे हैं, ये आपको हम ग्राफ में भी बता चुके हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएगा तभी हम इसकी बात करेंगे। जिस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए, उस टाइम पे जो वेपर अपने ही लिक्विड पे जो प्रेशर लगाएंगे वही वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड है। आइए, अब तक तो हम समझाए हैं आपको, लेकिन अभी तक इसकी हम डेफिनेशन की बात नहीं किए हैं। आइए अब हम डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको कहीं कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं आना चाहिए। सुनिएगा साहब, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी भी बात हम कर चुके हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बोले, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, जो वेपर बना है अपने ही लिक्विड के सरफेस पे लगाए जो प्रेशर, when the liquid and its vapor are in equilibrium, ये भी बोल चुके हैं कि दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होना चाहिए, तभी हम उसकी बात करते हैं। इसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई साहब। डेफिनेशन में कोई दम नहीं है, दम है समझने में आपको कहीं कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हुआ होगा। फिर से मैं आपको एक बार बोल देता हूं, फिर सुनिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किए। एक बीकर लिए हैं, बीकर में हम वोलेटाइल लिक्विड लिए। वोलेटाइल इसलिए लिए क्योंकि मुझे वेपर ही बनाना है। हम बात ही वेपर प्रेशर की करेंगे। जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल थे या हमारे जो लिक्विड थे, ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किए। हीट को एब्जॉर्ब करके एवेपोरेट हुए। कुछ समय बाद जो वेपर बना है, ये वेपर में कोलिजन होना शुरू हुआ। कोलिजन शुरू हुआ तो कंडेंसेशन भी शुरू हुआ, यानी कि वेपर से फिर लिक्विड भी बना। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गए, यानी कि टाइम इक्विलिब्रियम का आ गया। उस समय पे जो हमारे वेपर बने थे, वो वेपर अपने ही लिक्विड पे जितना प्रेशर लगाएंगे वही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। इसके बाद हम ये भी बात किए कि हम यहाँ एवेपोरेशन बोल रहे हैं, न कि बॉइलिंग बोल रहे हैं। बॉइलिंग और एवेपोरेशन में अंतर होता है साहब। बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग लिक्विड के अंदर होगा, अकर विद इन लिक्विड। बॉइलिंग में आप देखे होंगे कि बबल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एवेपोरेशन में कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम वाले टेम्परेचर पे होगा। ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे होगा, यहाँ कोई बबल नहीं बनता। हमारे एवेपोरेशन जो हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। आप सब इसका ग्राफ भी देख चुके हैं और इनकी डिटेल बातें भी देख चुके हैं। इनसे आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप चैनल को जोरदार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।